ठीक है। सो बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली CQRS पैटर्न पे है, जिसके मायने कमांड क्यूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। इसका मतलब ये है कि हम अपनी कमांड्स और क्यूरीज को सेपरेट कर लें। कमांड्स क्या है? बेसिकली कमांड्स वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली किसी भी तरीके से हमारे डेटाबेस को अपडेट करती हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऐसी API लिखते हैं जो कि बेसिकली कोई क्रिएट कर रही है या अपडेट कर रही है, डिलीट कर रही है, कि ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है डेटाबेस के अंदर, तो उसको हम बेसिकली कमांड का नाम देते हैं। और क्वेरी वो चीज़ होती है जिससे हमारे डेटाबेस में कुछ भी अपडेट नहीं होता था, बट हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल जो है CQRS का पैटर्न कहता ये है कि हम अपनी बेसिकली जो मॉडल्स हैं हमारे कमांड के लिए, जो क्योंकि हम नॉर्मली जो है वो एक ही मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे हम वो रीड के लिए यूज़ कर रहे हो या चाहे वो हम अपडेट या इंसर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो वो ये कहता है कि बेसिकली हम क्रिएट या अपडेट या डिलीट के ऑपरेशंस के लिए मॉडल हम सेपरेट रखें, और रीड के लिए हम जो है बेसिकली अपना एक सेपरेट मॉडल रखें। तो इट मीन कि हम बेसिकली दो अलग अलग मॉडल्स रखें। तो सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि बेसिकली कमांड और क्यूरीज, इन दोनों के ऑपरेशंस अलग अलग तरीके से हों और दोनों के मॉडल्स भी अलग हों, दोनों मर्ज ना हो। सो बेसिकली हम CQRS के ऊपर अभी मजीद डिस्कशन करेंगे, साथ साथ एक इवेंट सोर्सिंग को भी हम समझेंगे कि इवेंट सोर्सिंग क्या है, और एक मीडिएटर पैटर्न इटसेल्फ क्या है, और एक मीडिएटर आर लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली हेल्प करती है मीडिएटर पैटर्न और CQRS की इम्प्लीमेंटेशन के लिए .NET पे। तो हम इस लाइब्रेरी को भी देखेंगे, और साथ साथ एक इम्प्लीमेंटेशन भी हम सिंपल सी देखेंगे कि CQRS की सिंपल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। और हम ये भी देखेंगे कि CQRS का फ़ायदा क्या है, और CQRS को हमें यूज़ कहाँ कब करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल आर्किटेक्चर, जो कि हम क्लीन आर्किटेक्चर जिसको हम एक कहते हैं, और नॉर्मली हम अपने प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको एक लेयर्ड आर्किटेक्चर भी कहते हैं। सो ऑन दी टॉप एक हमारी लेयर्ड होती है प्रेजेंटेशन की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके अंदर हमारी एक एप्लीकेशन की लेयर होती है, और फिर डोमेन की लेयर होती है। और ये एक अप टू डाउन डिपेंडेंट होते हैं, जस्ट लाइक कि प्रेजेंटेशन जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, और एप्लीकेशन की लेयर जो है वो बेसिकली एक डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल तो हम बहुत नहीं देखेंगे, बट इसकी एक डेफिनेशन देखते हुए चलते हैं कि हम बेसिकली क्लीन आर्किटेक्चर में हमारे पास होता है क्या क्या लेयर्ड के अंदर। तो सबसे पहले सबसे इंटरनल डोमेन जो है हमारे पास, उसके अंदर हम डायरेक्टली बेसिकली एक तरीके से डेटाबेस से इंटरेक्शन कर होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एंटिटीज होते हैं या डोमेन लेवल एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती हैं, या एंटिटी की लॉजिक्स वगैरह हमने लिखी हुई होती हैं, सो के डायरेक्टली डेटाबेस से या किसी भी डाटा सोर्स से इंटरेक्ट कर रही होती हैं और हमें डाटा प्रोवाइड कर रही होती हैं। सही है। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो नॉर्मली, क्योंकि हम बेसिक लॉजिक एप्ली बिजनेस लॉजिक हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की हुई होती है, DTOs बनाए हुए होते हैं, इंटरफेसेस बनाए हुए होते हैं, और ऑलमोस्ट सारा काम हम बेसिकली जो बेसिक मैजिक जो है हम बेसिकली अपनी एप्लीकेशन लेयर के अंदर लिख रहे होते हैं। तो डायग्राम से हम देख सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन लेयर जो है वो बेसिकली डोमेन लेयर से बात कर रही है। इसी तरीके से एक प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर कुछ भी एक इंटरफेसेस आ जाते हैं, जिसमें कंसोल एप्लीकेशन आ गई या GUI आ गई या कोई भी आ गया, और इसी तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि उसी लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसको हम थर्ड टाइप जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं थर्ड पार्टी API से, या ईमेल वगैरह सेंड कर रहे होते हैं। इस तरीके की हमने जो हेल्पिंग लाइब्रेरीज वगैरह बनाई हुई होती हैं, या इवन हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम क्रॉन जॉब्स हम वगैरह रखी होती हैं, वो भी हम इसका पार्ट बना लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा हम क्लीन आर्किटेक्चर होता है जो कि हर एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर चल जाता है, और हमें नॉर्मली सही लगता है कि हम नॉर्मली लेयर्ड बेस्ड आर्किटेक्चर के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। सही। तो फिर अच्छा, अब हम आगे चलते हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर, और उसका फिर हम एक सोल्यूशन भी डिस्कशन करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली कैसी CQRS प्रॉब्लम है, कि जो कि एक CQRS जिसकी वजह से हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। तो एक प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल हमें एक
क्लास क्रिएट करनी थी, एक मॉडल क्रिएट करना था, जो कि एक कस्टमर के लिए हमें करना था, जिसमें हमने देखा कि हमें नेम की नीड है। तो हमने क्या किया कि एक आईडी क्रिएट कर ली, और नेम के लिए हमने गेटर सेटर यूज़ कर लिया। दो फील्ड्स आ गई इसके अंदर। फिर उसके बाद हमें ये ख्याल आया कि जब हम इंसर्ट कर रहा हूँ या अपडेट कर रहा हूँ तो नेम डेटाबेस में खाली नहीं जाना चाहिए। तो हमने सेटर के अंदर एक कंडीशन ऐड कर दी कि वैल्यू जो है उसकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और अगर वैल्यू ज़ीरो है तो वैल्यू कुछ ना सेट करे बल्कि एक्सेप्शन एक थ्रू कर दे, जो कि सही है बिल्कुल। ऐसे ही हम लोग करते हैं। फिर साथ साथ हमारे पास दो ऐसी फील्ड्स भी आ गई जो कि हम इंसर्ट तो नहीं करते बट खुद से, बट वो हम सर्च कर से ज़रूर करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर की इंफॉर्मेशन वगैरह डाली, तो इंटरफेसेस से तो हमने डाटा अपडेटेड बाय या अपडेटेड टाइम तो नहीं डाला, बट हम सर्च जब करने जा रहे हैं तो हमने कस्टमर फॉर एग्जांपल हमें सर्च करना है कि जब हमने कस्टमर ऐड किया था फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक मंथ का या किसने अपडेट किया था, ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी, तो हमने ये दो फील्ड्स और ऐड कर दी, अपडेटेड बाय और अपडेटेड टाइम। यहाँ तक भी सही है। हमने नाम भी रख लिया अपडेटेड बाय, अपडेटेड टाइम भी रख दिया। सो एक और चीज़ ये हुई कि जब हम रीड करने जा रहे हैं तो हमने सेम ही मॉडल को यूज़ किया जो हमारा कस्टमर का मॉडल है, हमने अभी जो बनाया है उसमें आईडी भी थी, नेम भी थी। तो बट एक प्रॉब्लम ये आई कि हमने ये देखा कि जब हम रीड कर रहे हैं तो रीड करते टाइम पे हम एक कंडीशन हमारे पास लगी हुई है सेट होते हुए कि वैल्यू डॉट लेंथ जो है वो ज़ीरो, और अगर ज़ीरो है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दे। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है कि जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो तब तो हमें ये इफ की कंडीशन की ज़रूरत है कि डेटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो खाली ना जाए, बट हम रीड करते हुए ये नॉर्मली वैलिडेशंस नहीं लगाते, और ना हमें इससे इतना वो होता है कि कोई हम जब रीड कर रहे हो तो हमें हम वही चाहते हैं कि वही चीज़ आए जो डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है अभी। तो ये इस कंडीशन की हमें ज़रूरत नहीं है। बट ये एक हमारे लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि अब हम क्या करें, इफ कंडीशन लगी हुई है जो कि इंसर्ट अपडेट करते हुए तो ठीक है, बट रीड करते हुए हमें इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं है इस मॉडल के अंदर। तो हमने क्या सोचा, हमने एक छोटा सा एक वेरिएबल ले लिया इस रीडिंग का, पब्लिक बूल इस रीडिंग। और हमने ये कह दी कि जब भी हम इंसर्ट कर रहे होंगे तो इस रीडिंग जो है हम फॉल्स सेट कर देंगे, और नॉर्मली जब हम फॉल्स सेट कर देंगे तो एक्सेप्शन जो है वो चेक करेगा सेट करते हुए। लेकिन जब हम रीड कर रहे होंगे उस मॉडल पे तो रीड करते वक्त हम इस रीडिंग का जो बूल है उसको हम ट्रू कर देंगे, ताकि होगा क्या कि जब हम ट्रू कर देंगे तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी और वो कभी भी एक्सेप्शन नहीं देगा, इवन कि जब हम डेटाबेस से रीड करते वक्त हमारा कोई नेम का जो वेरिएबल है वो खाली आ रहा हो पहले। तो ये एक हमने एक सोल्यूशन निकाला इस रीडिंग का और हमने उसके अंदर रख दिया। सो फिर हम थोड़ा सा और आगे गए, और हमने देखा कि हमें अब मॉडल के अंदर कस्टमर का जो हमारे पास मॉडल था वो अब हमें एड्रेस बेसिस भी चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक पब्लिक लिस्ट ले ली, ये सब नीचे आप देख रहे हो तो लिस्ट ऑफ एड्रेस, हमने एक क्लास बना ली और एड्रेस बना दिया, और इंसर्ट करते हुए हम बेसिकली एक कोई भी लिस्ट दे देते हैं। बट रीड के टाइम पे हमने हमने ये देखा कि रीड करते हुए हमें पूरी की पूरी कस्टमर की लिस्ट की ज़रूरत नहीं है एड्रेसेस की, हमें सिर्फ रीड करते हुए कोई फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड्रेस ही चाहिए। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने एक ऊपर एक और गेटर सेटर ले लिया जिसके अंदर हमने लिख दिया एड्रेस 1। यहाँ तक भी ठीक है। जब हम रीड कर रहे होंगे तो हम इस लिस्ट को यूज़ नहीं कर रहे होंगे बल्कि उसके एड्रेस 1 के अंदर हम वैल्यू सेट कर रहे होंगे। यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जब हम ने स्टार्ट किया था कस्टमर के मॉडल से, तो अब हम उस मॉडल को क्रिएट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और रीड करते हुए भी यूज़ कर रहे हैं, और कितना कॉम्प्लेक्स हुआ है, क्योंकि हम एक छोटी सी एग्जांपल हमने ली थी यहाँ पे हमने रीड करते हुए हमने फिर उसके लिए हम जब हमने देखा कि भाई वो सेट करते हुए एक वैलिडेशन भी कर रहा है रीड के टाइम पे, तो हमने एक बूलियन भी ले लिया इस रीडिंग का,
और फिर हमने किसी तरीके से रीडिंग करते हुए हमने उसको उस वैलिडेशन को रोका कि भाई राइट करते हुए तो वैलिडेशन कर ले लेकिन रीडिंग करते वक्त ना करे। फिर सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइट करते हुए हमें लिस्ट की जरूरत थी कि हम अच्छा खासी एक कस्टमर के अगेंस्ट मल्टीपल एड्रेसेस हमें सेव करवाने थे, तो हमने एक लिस्ट ले ली। लेकिन हमें रीड जब करना था तो हमें वही चीज़ नहीं चाहिए थी, बल्कि हमें रीड एक दूसरे फॉर्म में चाहिए था, जो कि एक सिंपल स्ट्रिंग एड्रेस चाहिए था। तो हमने उसके लिए एक और एक कैटर सेटर रख दिए। तो काइंड ऑफ एक छोटी सी एग्जांपल हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि इंसर्ट और डिलीट हम दो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन बट स्टिल अगर हम देखें अपने मॉडल को तो वो एक बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है। सो यहाँ पे एक जो सॉलिड प्रिंसिपल का हमारा एस होता है जो कि कहता है कि एक मॉडल की एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्लास की जो है बेसिकली एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, होनी चाहिए। बट हम लोग यहाँ पे नॉर्मली हम कभी भी यूज कर रहे होते हैं तो वो एक तरीके से हम वायलेट कर रहे हैं। कैसे वायलेट कर रहे हैं कि हम एक ही मॉडल को यूज कर रहे हैं इंसर्ट के लिए और रीड करने के लिए भी और बाकी सारे ऑपरेशंस के लिए भी। तो सबसे पहले यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई ये हर एक क्लास जो है वो एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होना चाहिए, बट हम मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये एक वायलेट कर रहा है। साथ साथ एक और प्रिंसिपल होता है लिस्कॉफ प्रिंसिपल, जो कि सॉलिड का थर्ड एल जो हमारे पास है, लिस्कॉफ प्रिंसिपल है। अब लिस्कॉफ प्रिंसिपल बेसिकली यहाँ पे आप कभी भी सर्च करेंगे तो आपको एक एग्जांपल डक की मिलेगी कि इट लुक्स लाइक अ डक बट इट नीड्स बैटरीज। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी एक जेनेरिक क्लासेस बनाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई ट्रांसपोर्टेशन की, और वी नो कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में जो है बेसिकली कुछ जेनेरिक फंक्शंस होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम बात करें इंजन की, तो एक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने एक इंजन का हमने फंक्शन रख दिया। बट जब हमने उनकी ड्राइव क्लासेस हमने करना शुरू करी, हमने कार हो गया या मोटरसाइकिल हो गई या बस हो गई, इन तीन ड्राइव क्लासेस के लिए तो सही था कि हर कार और या मोटरसाइकिल या बस, इन तीनों को बेसिकली एक फंक्शन इंजन की ज़रूरत है। बट फॉर एग्जांपल अब हम एक चौथी एग्जांपल की बात करते हैं, बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल को इंजन की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि बाईसाइकिल ड्राइव्ड है ट्रांसपोर्टेशन की क्लास से, तो वो सम हाउ कहीं ना कहीं वो इसने अपने पास इम्प्लीमेंट कर रही होगी कि बस मेरे पास इंजन है, बट वो इटसेल्फ वो बेसिकली वो इंजन बाईसाइकिल का पार्ट नहीं होता। और समहाउ हम इसी तरीके से कोड कर देते हैं इम्प्लीमेंट अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, बेसिकली हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि ड्राइव क्लासेस को कहीं ना कहीं वो उसकी डेफिनेशंस जो है वो आ रही होती हैं, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे होते, बट वो पार्ट होती हैं। तो यहाँ पे लिस्कॉफ प्रिंसिपल को वायलेट हम कैसे कर रहे हैं? वायलेट हम कुछ इस तरीके से करें जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि रीड कर रहे थे, जब हम रीड करते हुए हमने सेट के मेथड के अंदर हमने एक कंडीशन लगाई हुई थी कि जब सेट वैल्यू सेट हो रही हो तो उसकी वैल्यू लेंथ जीरो ना हो, जो कि एक हमने एक वैलिडेशन लगाई हुई थी। ये इंसर्ट के टाइम पे तो सही था, लेकिन रीड करते हुए हमने उसको सम हाउ बाईपास कर दिया। बट वो स्टिल जो है वो बेसिकली हमने कंडीशन लगाई हुई, ये स्टिल कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो ये सम हाउ के बेसिकली लिस्को प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है कि जब हम रीड कर रहे हैं हम नॉर्मली ये कंडीशंस नहीं लगाते जिस तरीके से हमने इस रीडिंग को लगाया कंडीशन। बट हम मॉडल्स के अंदर जब वैलिडेशंस लगी होती हैं, जब हम रीड कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वैलिडेशंस चल रही होती हैं, जबकि हमें उसकी नीड नहीं होती। रीड के टाइम पे हमें एग्जैक्ट सेम डाटा चाहिए होता है और हम पास करना होता है, हमें वैलिडेशंस की लेयर चलानी ही नहीं होती। बट क्योंकि वो मॉडल का पार्ट है और हम एक ही मॉडल को इंसर्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं और डिलीट के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो जो इंसर्ट करने की जो फीचर्स हैं वो हम रीड करते हुए भी ले आते हैं, क्योंकि हम मजबूर होते हैं क्योंकि हम एक ही मॉडल यूज कर रहे हैं। तो दैट इज वाई कि ये एक हम अपने लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल को भी वायलेट कर रहे होते हैं। सही। ये अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे बीच में रोक सकते हैं।
सही, अच्छा, एक सेकंड देगा मुझे। सही। सो बेसिकली ये एक नॉर्मल सा आर्किटेक्चर है जो कि हम अपने एप्लीकेशंस में यूज़ कर रहे होते हैं। चाहे वो कोई छोटी सी एप्लीकेशन है, एक हमारा एक यूआई प्रेजेंटेशन होती है, जो कि इंटरेक्ट कर रही होती है या किसी एपीआई से। ये जो पार्ट है ये एक एपीआई कंट्रोलर, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हम एपीआई कंट्रोलर से हम बात करते हैं, जो कि कंट्रोलर एक ओवरऑल हमारी एक एप्लीकेशन का पार्ट होता है। हम अपनी इंफॉर्मेशन पास करते हैं मॉडल्स को, और मॉडल ट्रैक करते हैं हमारे डेटाबेसेस से। वो डेटाबेसेस रिस्पॉन्ड करते हैं उसी मॉडल्स के अंदर, और इसी तरीके से हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम वो कुछ बिजनेस लॉजिक्स के ऊपर लगाते हैं, और वो वापसी यूआई को हम रिटर्न कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी आर्किटेक्चर है जो कि हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, और ये कोई इसके लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा होता कि हम सिंपल एक लेयर होती है एपीआई की, एपीआई के अंदर हम किसी मॉडल्स को सेट करते हैं, डेटाबेस से बात करते हैं, वापसी वो मॉडल सेट होता है और इसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर देता है। सही। तो हमें बेसिकली अभी लास्ट टाइम, अभी लास्ट में हमने एक प्रॉब्लम देखी CQRS की, कि एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। एक छोटी सी क्लास थी कस्टमर की, थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज थी, उसमें हमने क्रूड ऑपरेशन करने थे। बट वो एक सिंपल से क्रूड ऑपरेशन करने के लिए भी हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ी कि भाई रीड करते हुए हमारी वैलिडेशन ना चले। तो फिर हमने बेसिकली एक चेक बूलियन का वेरिएबल ले लिया, और जब हम इंसर्ट कर रहे थे उस कस्टमर का एड्रेस, तो हम लिस्ट पास कर रहे थे, लेकिन जब हमें चाहिए था तो हमें लिस्ट नहीं चाहिए थी, हमें एक सिंपल स्ट्रिंग चाहिए थी एड्रेस 1 की। तो फिर हमने एक और वेरिएबल ले लिया, और फिर इन दी एंड जो है वो हम सम अप हुए कि हमारा मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, और वो ना सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहा था, ना उसकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वायलेट हो रही थी, और एक जो हमने अभी लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल देखा उसको भी वो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा था। हालांकि जबकि एक छोटी सी एग्जांपल थी, जब हम इसको एक डोमेन लेवल की ऊपर बात करेंगे, जब हम बड़े क्लासेस के ऊपर बात करते हैं तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो CQRS आर्किटेक्चर कहता क्या है कि इसका सोल्यूशन इसने ये दिया है कि हम अपनी कमांड की क्यूरीज और कमांड और क्यूरी इन दोनों को सेपरेट कर लें। कैसे कर लें कि फॉर एग्जांपल कस्टमर की क्लास थी, जब हम इंसर्ट कर रहे हो तो उसका एक मॉडल अलग कर क्रिएट कर दें, और जब हम रीड कर रहे हो तो उसका एक अलग मॉडल क्रिएट कर लें। सो इससे हमारा एक सिंपल सोल्यूशन है कि जब हम रीड कर रहे होंगे तो हम अपने मॉडल के अंदर किसी भी किस्म की वैलिडेशन नहीं रखेंगे जब हमें ज़रूरत नहीं होगी। बट हम जब राइट कर रहे होंगे तो हम उसके अंदर वैलिडेशंस वगैरह सारी चीज़ें राइट करेंगे। तो आर्किटेक्चर सिंपल सा है कि एपीआई है, एपीआई ने किसी भी वर्ब का रिक्वेस्ट भेजी कंट्रोलर को, कंट्रोलर ने ये चेक किया कि इधर वो इंसर्ट है या अपडेट है या डिलीट है, तो वो बेसिकली कमांड का पार्ट हो जाएगी, कमांड हैंडलर की तरफ चली आएगी। और अगर वो कोई क्यूरी है जो कि डेटाबेस को कोई अपडेट नहीं कर रही, बट उससे पर हमें डाटा चाहिए, तो वो उसके लिए एक सेपरेट लेयर है जो कि क्यूरी है। और इसी तरीके से हमारे पास डेटाबेस पर रखा हुआ है जो कि क्यूरी के टाइम पे क्यूरी उसको रिक्वेस्ट करेगी, हैंड कमांड के टाइम पे कमांड। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन हमने एक सिंपल से ये निकाल लिया कि हम एक तरीके से दो कस्टमर की क्लासेस बनाएंगे, एक क्यूरी का पार्ट होगी और एक कमांड की। और क्यूरी जो है वो बेसिकली हमारे गेट के लिए यूज होती है, और कमांड जो है वो बेसिकली पोस्ट पुट और डिलीट के लिए यूज होती है। तो जो भी चीज़ डेटाबेस में अपडेट कर रही होगी उसको हम एक कमांड की एपीआई कहेंगे, और जो भी चीज़ सिर्फ डेटाबेस से क्यूरी करने के लिए है या मतलब सिर्फ कैट करने के लिए जो कि अपडेट कुछ भी नहीं कर रही होगी, वो एक हमारा क्यूरी का पार्ट है। तो सो ओवरऑल एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है, हमने कुछ भी बहुत बड़ा चेंज नहीं किया, बट हमने समहाउ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेग्रीगेट कर दिया, जो कि हमारा CQRS आर्किटेक्चर कहता है कि आप स्ट्रिक्टली सेग्रीगेट कर दें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि अलग अलग हैं दोनों की, तो आप दोनों को अलग अलग ट्रीट करें। सो ये एक आर्किटेक्चर था। थोड़ा सा आप आगे निकलते हैं। हमने प्रॉब्लम देखी, हमने उसका एक छोटा सा सोल्यूशन भी देख लिया।
बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये पैटर्न हमें नॉर्मल से सोल्यूशन जो हम जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक अजीब से एक हेडेक है कि हम जब नॉर्मली एक छोटी मोटी कंडीशंस लगा के हमारे पास जब एक मॉडल छोटा सा है या एक एप्लीकेशन डोमेन जो है वो एक छोटी सी है, जब हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते ही नहीं जो कि अभी हमने लास्ट टाइम में मॉडल्स के प्रॉब्लम देखे, तो तब भी हमें यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए या कब करना चाहिए। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं कि व्हेन वी हैव चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट अलॉट। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर एग्जांपल कस्टमर की क्लास बनाई है और हमने कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहे उसके अंदर कि हमने पहले आईडी रखी, नेम रखा, और फिर साथ साथ फिर हमें थोड़े टाइम बाद हमने बोला कि इसके अंदर एड्रेस की भी फील्ड होनी चाहिए, तो हमने एड्रेस भी रखा। और जैसी जैसी चीज़ें हम क्रिएट के टाइम पे हम इंसर्ट मतलब मॉडल को अपडेट करते रहे, वो ही चीज़ उसका पूरा का पूरा हमारा इम्पेक्ट पड़ता रहा रीड के टाइम के ऊपर। और कि जब हमने देखा कि यार हमने जब वैलिडेशन लगा दी है तो रीड के टाइम पे भी वैलिडेशन लगी हुई है, तो उसको हमें रोक किसी तरीके से रोका। और तो जब हमें अपने डोमेन का 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 स्कोप नहीं पता होता कि ये कितना बड़ा जाने वाला है, कि कितना एक्सटेंड हुआ, कितनी मॉडिफिकेशन होने वाली है, और जब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो बहुत वास्ट होने वाली है और इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे पास आने वाले हैं अब हमारे आर्किटेक्चर के अंदर, तो हम तब यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट भी यही है कि जब हमें द बिजनेस डज नॉट नो एग्जैक्टली वेयर इट इज हेडिंग, कि जब हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हम एंड अप हम कहाँ पे होने वाले हैं, हमारा आर्किटेक्चर इन द एंड कितना बड़ा होने वाला है, और स्केलेबिलिटी के जब इश्यूज हमारे पास नॉर्मली आ रहे होते हैं, तो तब हम जाके CQRS के एक उसको यूज करेंगे। यहाँ पे एक और चीज ये है कि CQRS को हम एक अच्छी इसकी एग्जांपल हमें आगे मिलेगी जब हम एक इवेंट सोर्सिंग को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सिंपल एक और चीज भी है, कोलैबोरेटिव विद अदर टीम। इसका मतलब ये है कि जब हम सेपरेट कर देते हैं अपनी कमांड को और क्यूरी को, सो इससे होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक टीम जो है वो बेसिकली कमांड की लेयर के ऊपर काम करना शुरू करती है, तो उसको इस चीज से लेना देना नहीं होता कि वो इस रीड के लेयर के ऊपर अफेक्ट अफेक्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने दोनों लेयर्स को दोनों मॉडल्स को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो जब रीड की लेयर के ऊपर कोई टीम काम कर रही है तो उनको इस चीज को नहीं सोचना पड़ता कि राइट के टाइम पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा या हमारा कोई चेंज है वो कमांड की क्यूरीज के ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ा। सो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। तो अगेन यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी एप्लीकेशन कहाँ पे नॉर्मली एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स एक ही टीम इंसर्ट के ऊपर भी काम कर रही होती है। अगर हम कमांड क्यूरी की उसकी बात करें तो कमांड के ऊपर भी क्यूरीज पे भी एक ही टीम काम कर रही होती है, और क्यूरी की उसके ऊपर भी एक ही टीम काम कर रही होती है। तो ये कोलैबोरेशन का एक इशू, मतलब ये कोलैबोरेट हम कैसे करेंगे। बट अगेन जो हम नेक्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि हम क्या कि क्यों हमने बेसिकली वाकई में इस लेयर को सेपरेट किया। सो आवर डोमेन इज राइट ओरिएंटेड एंड वी डोंट। ये भी वही वाली बात है कि जब अगर हमारा डोमेन सिर्फ और सिर्फ कमांड्स के ऊपर है कि हमें बेसिकली एक एप्लीकेशन है उसकी कमांड्स की यूरिस के ऊपर काम करना है, राइट ओरिएंटेड है हम बिल्कुल, तो हमें रीड कैसे होना है, कब होना है, उसका इम्पैक्ट पड़ना है एप्लीकेशन पे नहीं पड़ना, हमें इस चीज़ का हमें मतलब हमें हमें नहीं जरूरत पड़ती क्योंकि दोनों प्लेयर्स एक इंडिपेंडेंट है। अ, ये एक इवेंट सोर्सिंग। सो इवेंट सोर्सिंग क्या है बेसिकली? फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमने कोई डाटा इंसर्ट किया है अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर, और हम चाहते हैं कि वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो कैशे भी हो, जो भी डाटा हमने डाला है वो कैशे की तरफ भी जाए, वो डाटा बेस में भी जाके सेव हो। कोई एक और हमने कोई फॉर एग्जांपल इलास्टिक सर्च कोई हमने यूज़ करा है, कोई कैशे के लिए हमने कोई चीज़ यूज़ करी हुई है, तो हम चाहते हैं कि वो ऐप सर्च जिस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास डाटा सोर्सेज हैं कि हम चाहते हैं कि ये मल्टीपल जगहों पे जाके सेव हो। मॉनिटरिंग ऐप ही कोई अलग एक ऐप है, बट एक सेम डाटा हम चाहते हैं कि ये सारी मल्टीपल डाटा सोर्सेज की तरफ जाए।
तो हम इस आर्किटेक्चर है एक नॉर्मल सा, यहाँ पे एक बस है। हम बस इसको कह सकते हैं कि एक शेड्यूलर है। उस शेड्यूलर के अंदर हमने अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, और कुछ भी नहीं होगा कि ये सारी की सारी जो डाटा सोर्सेस हैं, ये सारे की सारी हमारे शेड्यूलर से जो है वो बेसिकली सब्सक्राइब हुई हैं। तो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो शेड्यूलर हमारे डाटा को, सारे डाटा सोर्सेज को पहुंचा देता है। सो ये कॉमन सी एग्जांपल है डाटा सोर्सिंग की। तो इसमें एक ये सवाल है, टारगेट। जी जी। पीछे जाओगे? ऐसा हम्म। ऑप्शन होता है इसमें कि किसी डेटाबेस में जाए, किसी सर्च में नहीं जाए, किसी एप्लीकेशन में जाए? जैसे मैं चाहता हूँ कि कैशे में नहीं जाए ये चीज़, ये सीधा डेटाबेस में जाए। ऑफ कोर्स, अब जिस तरीके से यहाँ पे हमने एक शेड्यूलर को यूज किया हुआ है, तो हम फॉर एग्जांपल आपने जिस तरीके से बताया कि भाई वो कैशे में नहीं जाना चाहिए, तो ये बेसिकली एक पार्ट हो जाती है एक हमारे शेड्यूलर का, जिस पे हम बेसिकली टॉपिक वाइज सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरी कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो डेटाबेस में जाए और सिर्फ कैशे में जाए, वो मॉनिटरिंग का पार्ट शायद हम नहीं बनाना चाहते। तो अगर वो मॉनिटरिंग ऐप जो है वो बेसिकली उसने सब्सक्राइब किया हुआ हमारे स्पेसिफिक टॉपिक को, तो वो बेसिकली वो डाटा हमारे मॉनिटरिंग ऐप को जाएगी, वरना हमारे कैशे या डेटाबेस तक ही रहेगा। सही शबाज भाई। ठीक है। सही। सो बेसिकली ये जो चीज़ अभी शहबाज भाई ने पूछा, ये बेसिकली एक पार्ट है हमारा। अगर हम एज्योर बसेस की बात करते हैं, तो हम किस तरीके से हम अपनी बाकी सारी डाटा सोर्सेज को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या हम मल्टीपल एक बस क्रिएट कर रहे हैं। तो हम कुछ इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि जैसे कि शहबाज मैंने बोला कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को, मैं कुछ स्पेसिफिक जगहों पे डालना चाह रहा हूँ, या कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो सिर्फ डेटाबेस कैशे में जाए, और अगर वो कुछ एडमिन की इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो मॉनिटरिंग में जाए। तो समहाउ हम कुछ इस तरीके से सब्सक्रिप्शन के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सवाल आता है यहाँ पे, एक आर्किटेक्चर ये आता है कि हम अगर थोड़ा सा इसको जोड़ेंगे CQRS से भी, जब हमने अभी CQRS देखा, बट ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर के हिसाब से एक CQRS का अपना इवेंट सोर्सिंग की एक डायग्राम है, कि जिसमें एक यूज़र इंटरफेस है। कोई भी इंफॉर्मेशन वो डालता है, वही इवेंट, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वही बस है या वही शेड्यूलर है जो कि हमने यहाँ पे देखा। वो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक शेड्यूलर के पास जाती है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि इवेंट स्टोर जो है कि स्पेसिफिक अलग डेटाबेस है बेसिकली। कंसिडर इट एज अ डेटाबेस राइट नाउ। और रीड डेटाबेस, सो बेसिकली इवेंट सोर्सिंग ये कहता है कि हम अपना इंसर्शन जो है वो बेसिकली एक अलग डेटाबेस में करें, और रीड जो है वो बेसिकली एक अलग डेटाबेस से करें। क्यों कहता है वो ये, क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, कि तो वो इंसर्शन के टाइम पे तो बिल्कुल सही होता ही है कि हम इंसर्ट हो जाते हैं, बट वो रीड करने आते हैं तो वो हमें जब ह्यूज डाटा होता है तो हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च कर सकें अपने रिलेशनल डेटाबेस से। तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो या तो नो सीक्वल पे हो, या वो कैशे हो इंफॉर्मेशन। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि रीड डेटाबेस जो है वो बेसिकली एक नो सीक्वल है, या कोई कैशे है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रखी हुई है। इंसर्ट हम एक दूसरे डेटाबेस में कर रहे हैं जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस है और हम रीड कहीं और से कर रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब हम इंसर्ट हम दूसरे डेटाबेस में कर रहे हैं और रीड हम दूसरे डेटाबेस से कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन रीड डाटा मतलब बेसिकली राइट डेटाबेस से रीड डेटाबेस में कैसे जा रही है। सो बेसिकली ये आर्किटेक्चर है। सो जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो बेसिकली पार्ट हो जाती है एक इवेंट स्टोर। इवेंट स्टोर बेसिकली हमारा कोई राइट डेटाबेस है। जब भी कोई हम इनसे चीज राइट करते हैं, वो बेसिकली एक इवेंट ट्रिगर करता है उस इंफॉर्मेशन के साथ रीड डेटाबेस की तरफ, जिसको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवेंट हैंडलर। तो जब भी कुछ भी इंसर्ट होगा, एक इवेंट हैंडलर को एक इवेंट आएगा कि कुछ ये स्पेसिफिक चीज इंसर्ट हुई है, और वही इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे रीड डेटाबेस में डाल देगा। तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा हमारे पास ये हुआ कि क्योंकि रेड डेटाबेस जो है फास्ट है, और उसके अंदर हमने कैशे भी रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो होगा कि जब हम भी कुछ भी रीड करेंगे, तो अगर वो कैशे का पार्ट पार्ट है, तो फौरन से हमारे पास रीड में हम क्यूरी आराम से कर सकते हैं, जो जल्दी रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा।
ये एक छोटा सा एक वो एक आर्किटेक्चर था। सो बेसिकली हम थोड़ा सा और इवेंट सोर्सिंग के डिटेल में जाएंगे कि बेसिकली इवेंट सोर्सिंग बेसिकली हम कब यूज़ कर रहे होंगे, कैसे यूज़ करेंगे और क्या फ़ायदा हो रहा होगा। बट यहाँ पे मैं CQRS को और इवेंट सोर्सिंग को यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे कि हम इवेंट सोर्सिंग और CQRS में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी सबसे पहले कि हम अपनी कमांड्स की हैंडलिंग अलग कर लेंगे और क्यूरीज की हैंडलिंग बिल्कुल अलग कर देंगे। तो ये हम लोगों ने इसी वजह से करना चाहते थे क्योंकि हम इवेंट सोर्सिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इवेंट सोर्सिंग का हमें पता है कि हम इंसर्ट कहीं और किसी दूसरे डेटाबेस में कर रहे होते हैं और रीड जो है वो किसी दूसरे डेटाबेस से कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से CQRS उसने कमांड्स को बिल्कुल अलग कर दिया, रीड को बिल्कुल अलग लेयर्ड कर दी, ताकि जब हम कमांड इंसर्ट करते हुए जा रहे हो तो हम अपनी वैलिडेशंस भी लगा लें या कुछ भी किस्म की चीज़ें करनी है हमने अपने राइट डेटाबेस के से रिलेटेड, वो हम एक सेपरेट लेयर रखते हैं। रीड करते हुए हमें कोई चीज़ रीड करते हुए हमें एक कैशे का भी एक बीच में लेयर लगानी है, फॉर एग्जांपल कोई कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो कैशे में भी आ जाए। तो वो बिल्कुल हमने क्यूरी हैंडलिंग बिल्कुल सेपरेट कर दी। तो यहाँ जब हम इवेंट सोर्सिंग और CQRS को जब जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में CQRS की जो हमने इम्प्लीमेंटेशन उस टाइम पे देखी थी हमने, बिल्कुल आसान था कि हमने बिल्कुल हैंडलिंग कमांड की और क्यूरी की बिल्कुल अलग अलग कर दी। तो जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल में देख सकें कि कंज्यूमर है, वो कमांड करेगा तो एक कमांड के लिए अगर अलग है जो कि इंसर्ट, अपडेट या डिलीट है, वो एक राइट स्टोर में जा रही है, राइट राइट डेटाबेस समझ सकते हैं हम इसको। इसी तरीके से रीड स्टोर के अंदर जो है वो क्यूरी की हैंडलिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी एपीआईज जो कि इंसर्ट कर रही हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगी, और वो सारी की सारी एपीआईज जो कि रीड करेंगी वो यहाँ के पे मौजूद होंगी। साथ में ये अगर हम देखें यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन वही चीज़ है जो कि हम लोगों ने अभी प्रॉब्लम डिस्कस यहाँ पे कर रहे थे कि जब हम राइट करेंगे तो वो रीड का पार्ट कैसे बनेगी। फॉर एग्जांपल कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो मैंने राइट किया है तो वो एक डेटाबेस अलग है, रीड करते हैं हम एक सेपरेट डेटाबेस से हम रीड कर रहे हैं। तो बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस उसमें भी देखा है, जो कि इवेंट हैंडलर होता है। तो जब भी कुछ भी इंसर्ट होता है तो वो एक इवेंट जनरेट होता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली रीड में आती है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं और हम ये देखते हैं कि बेसिकली हम इंसर्ट क्या कर रहे होते हैं और रीड हम बेसिकली क्या, इंसर्ट डेटाबेस के अंदर हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे रखी हुई होती है और रीड डेटाबेस के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन कैसे रखी होती है। सो बेसिकली जब भी हम कोई इवेंट सोर्सिंग बेस्ड आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, सो नॉर्मली हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है और हमें उसका डेटाबेस अप्रोच के फर्स्ट अप्रोच पे हम जाते हैं, तो हम सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसके उसके टेबल्स क्या क्या होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में हम लोग ये देखते हैं कि भाई कस्टमर है, प्रोडक्ट का टेबल है, और समरी का टेबल होगा, और इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का टेबल होगा, समरी का टेबल होगा, ट्रांसैक्शन का टेबल होगा, कस्टमर का होगा। ये हम सबसे पहले ये चीज़ें टेबल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन की टेबल्स कौन कौन से होंगे, उन दोनों सब चीज़ों में रिलेशन क्या होगा, फिर हम जाके डेटाबेस क्रिएट करते हैं। बट जब हम इवेंट सोर्सिंग बेस्ड आर्किटेक्चर की तरफ जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर इवेंट्स कौन से हैं। सो बेसिकली हम टेबल्स वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारे इवेंट्स कौन कौन से। फॉर एग्जांपल हम अगर हम इवेंट सोर्सिंग आर्किटेक्चर बेस्ड हम अगर एप्लीकेशन ई कॉमर्स की बना रहे हैं तो हम ये देखेंगे हमारे कौन कौन से इवेंट्स कंज्यूमर की तरफ से प्रोड्यूस होंगे हमारी एप्लीकेशन पे। फॉर एग्जांपल ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन चेंज, मतलब कोई कोई कस्टमर ने अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर दी, तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने विड्रॉल कर लिया इंफॉर्मेशन कुछ अमाउंट, तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जो कि परफॉर्म होंगे। तो हम बेसिकली इंसर्ट जब हम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं, एक एग्जांपल है बैंक अकाउंट क्रिएटेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बैंक अकाउंट क्रिएटेड का मतलब ये कि ये एक इवेंट है, ये कोई टेबल नहीं है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन आया 1 2 3 और जॉन डो, जो कि अगर हम इस आर्किटेक्चर को देखते हुए चलें, कमांड का एक पार्ट है ये, क्योंकि हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो हमने इंसर्ट करा एक बैंक अकाउंट के टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, और
123 जॉन डो और उसका बैलेंस 0 है। एक और हमने इवेंट जनरेट किया, जिस मीन के उसने कुछ डिपॉजिट किया, जो कि कुछ अमाउंट 123 की अमाउंट आई और बैलेंस 20 आया। सो वो अप्लाई हुआ हमारे टेबल के अंदर, और हमारी इंफॉर्मेशन 123 जॉन डो 20 हो गई। इसी तरीके से नेम चेंज हुआ, जेन हो गया, तो टेबल के ऊपर अप्लाई हुआ और ये 123 जेन डॉ। अब हो क्या रहा है बेसिकली हमारे पास राइट टेबल के अंदर ये सारे के सारे इवेंट्स जो है वो बेसिकली हमारे डेटाबेस के अंदर सेव हो रहे हैं। कुछ भी अपडेट नहीं होता। हमारा जो इवेंट सोर्सिंग का जो राइट टेबल होता है वो एक इम्यूटेबल होता है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, कुछ भी अपडेट नहीं करते। समहाउ फॉर एग्जांपल हम एक ट्रांजैक्शन की इसकी बात करें, तो हम ये सारे के सारे इवेंट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली राइट डेटाबेस के अंदर जा रही होंगी। फॉर एग्जांपल जॉन डो आया, ऑनर आया, उसकी इंफॉर्मेशन एक चली गई। इसी के ऊपर उस जॉन डो की इवेंट आया, फॉर एग्जांपल अमाउंट डिपॉजिट हुई वो आ गई, और ऑनर चेंज हो गया या कैश विड्रॉल परफॉर्म हो गया, ये इंफॉर्मेशन हो गई। ये सारी की सारी चीजें जो है वो बेसिकली जस्ट लाइक ए स्टैक, ये सारी की सारी इवेंट्स ऐड हो रहे होंगे। और जिस तरीके से हम ये देखें कि भाई कैश विड्रॉल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने डेटाबेस में अमाउंट जो है वो जाकर डिडक्ट कर दी है। बट वो एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा कि डेटाबेस के अंदर अमाउंट हमारी पहली 20 रखी हुई थी, उसके अगेंस्ट लिखा हुआ होगा कि हमारा इवेंट क्या है, फॉर एग्जांपल डिपॉजिट परफॉर्म्ड। उसके बाद ऑनर चेंज हो गया, तो एक इवेंट होगा, उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन रखी होगी। इसी तरीके से कैश विड्रॉल परफॉर्म, उसके अगेंस्ट जो है कि वो 10 अमाउंट जो है वो उसने डिडक्ट करी है, ये इंफॉर्मेशन रखी होगी। बट हम उस यूजर की अमाउंट को अपडेट नहीं कर रहे होंगे उस डेटाबेस में। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन बेसिकली यही चीज़ है जिसको हम एग्रीगेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे जब ऑफ कोर्स हम ये सारी इंफॉर्मेशन हमने रख दी, जब हम रीड करने जा रहे होंगे तो हम यही चाहेंगे कि हमारे हमें अमाउंट वही दिखे जो कि अभी करंट स्टेट है उसकी। अब हम ये करंट स्टेट कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि हमने ये बात करी कि हम अपने डेटाबेस के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे होते, बल्कि जो भी चीज़ें आ रही होती हैं हम उसको एक तरीके से इंसर्ट करते जा रहे होते हैं एक इवेंट्स के फॉर्म में, कि किस यूज़र के अगेंस्ट ये इवेंट परफॉर्म हुआ, फिर ये परफॉर्म हुआ, फिर ये परफॉर्म हुआ, फिर ये परफॉर्म हुआ। तो अब हम चाहते हैं कि करंट स्टेट यूजर की क्या है, करंट यूजर की, जिसने ये एग्जांपल बैंक अकाउंट किया तो स्पेसिफिक जॉन डो, फॉर एग्जांपल आईडी 123 है, उसका नाम क्या है अभी करंटली और उसकी अमाउंट कितनी बची हुई है। तो हम बेसिकली जब प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उस टाइम पे एग्रीगेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। एग्रीगेशन में क्या हो रहा होता है बेसिकली कि वो बेसिकली तमाम हमारी इवेंट्स को एग्रीगेट करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें कि डिपॉजिट परफॉर्म्ड, इसका मतलब ये है कि अमाउंट कुछ ना कुछ ऐड हुई है हमारे अकाउंट के अंदर, इसकी मीन्स के 20। फिर वो नेक्स्ट इवेंट की तरफ जाएगा कि भाई नेक्स्ट इवेंट इस यूजर के अगेंस्ट क्या हुआ था, उसने बोला कि ऑनर नेम चेंज। तो वो बेसिकली क्या करेगा कि जो प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन के लिए जो मॉडल पास कर रहा होगा, प्रोजेक्शन हमने अगर देखे यहाँ पे, तो हम प्रोजेक्शन में एक बेसिकली समहाउ कोई एक मॉडल हम रीड डेटाबेस को पास करेंगे कि भाई ये आईडी 123 का करंट स्टेट क्या है। सो तो करंट स्टेट वो ये देखेगा कि ऑनर न्यू का नेम जो है वो जॉन डो से जैन डो हो गया, तो वो करंट मॉडल के अंदर चेंज कर देगा। इसी तरीके से कैश विड्रॉल परफॉर्म, जब वो इवेंट देखेगा कैश विड्रॉल परफॉर्म्ड है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अमाउंट जो करंट अमाउंट है उसमें से डिडक्शन करनी है। तो इस मीन के 20 में से 10 डिडक्ट हो जाएंगे। और इन दी एंड जो है वो प्रोड्यूसेस में, आप सबसे एंड में देखें तो हम एक मॉडल अपना जनरेट कर रहे हैं जिसमें आईडी 123 है, जेन डॉ जो कि अपडेटेड नाम था ऑनर चेंज के बाद, और उसका बैलेंस जो है 10 बचा। क्यों? क्योंकि पहले 20 था, फिर उसके बाद 10 निकल गया, फिर 10 बचा। और ये वाली चीज़ जो है इन दी एंड जो है हम अपनी प्रोजेक्शन के थ्रू रीड डेटाबेस में जाके हम रख देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमने अपने डेटाबेस में, राइट डेटाबेस के अंदर यूज़र के हर इवेंट और हर इंफॉर्मेशन ट्रैक करके रखी हुई है। ये नॉर्मली हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम चाहते हैं कि हमें एक अपने यूज़र्स की एनालिटिक्स करनी है,
कुछ हम चाहते हैं कि उसकी कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन, ये तो एक एग्जांपल थी हमारे पास एक बैंक ट्रांजैक्शन की, जहाँ पे हम तो लाजमी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज बनाते हैं। लेकिन जब अगर हम एक ऑनर नेम चेंज की बात करें, तो जब हम चाहते हैं कि उसकी सारी की सारी इवेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन सेव हो, और हम जब भी चाहें उसके किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर उसकी करंट स्टेट निकालना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक जॉन डो के पिछले साल के स्पेसिफिक महीने पे उसकी करंट स्टेट क्या थी, उसका करंट नाम क्या था, उसका उसका करंट डिपॉजिट क्या था, और उसके बाद इस स्पेसिफिक एक्स वाई जी इसकी बाकी इंफॉर्मेशन क्या थी। तो हम इवेंट सोर्सिंग को इस्तेमाल करते हुए राइट डेटाबेस से हम उसके स्पेसिफिक इवेंट निकाल सकते हैं। और रीड डेटाबेस के अंदर जो है हमारे पास करंट उस यूजर की स्टेट मौजूद होती है, कि वो करंट उसके पास इंफॉर्मेशन करंट क्या बनती है, जो कि हम रीड में दिखाएंगे, जो कि ये लास्ट में हम दिख रहा है कि आईडी और उसका करंट नेम और करंट बैलेंस। हालांकि हमारे पास राइट डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, एक जस्ट लाइक अ स्टैक में, कि उसने किस किस इवेंट्स के ऊपर क्या क्या परफॉर्म होता गया। कुछ फायदे हैं CQRS को यूज़ करने के और इवेंट सोर्सिंग को, ऑफ कोर्स, क्योंकि CQRS का फायदा बेसिकली तभी हो सकता है क्योंकि जब हम इवेंट सोर्सिंग यूज़ कर रहे हो। इवेंट क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इवेंट सोर्सिंग में हमारी डाटा सोर्सेस एक नहीं होती, बल्कि मल्टीपल होती हैं। सो बेसिकली आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली माइक्रो सर्विसेज का है। जब हम अपनी एक मोनोलिथ एप्लीकेशन को तोड़ के डिवाइड कर देते हैं उसको मल्टीपल छोटी छोटी एप्लीकेशंस के ऊपर, और अगर हम उसको ऐसे ज्यूम करें कि छोटी छोटी हर एप्लीकेशन के पास अगर अपना कुछ डाटा स्टोर है, तब हम इवेंट सोर्सिंग का इस्तेमाल करेंगे। कि फॉर एग्जांपल एक सर्विस वन है जो कि हमने बिल्कुल ही एक इंसर्शन के लिए बना दी है, कि भाई डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करेगी तो वो सर्विस वन है। और एक दूसरी सर्विस है जो कि रीड करने के लिए है, और उस रीड करने के लिए हमने उसके अंदर एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिए हमने जो है बेसिकली कुछ ऐसा डाटाबेस रखा है जो कि क्यूरी करते हुए जल्दी डाटा में दे। तो यहाँ पे कुछ फायदे हैं कि हाई स्केलेबिलिटी, जो कि हमने बात करी भी लास्ट टाइम के, क्योंकि अब हम अ, अपनी कमांड्स को क्यूरीज से सेपरेट कर रहे हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट स्केल हो सकती हैं। हमें एक दूसरे को मतलब एक साइट को इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी एक साइट को हम स्केल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीड करते हुए मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेसिफिक डाटाबेस से डाटा नहीं चाहिए, बल्कि एक नया डाटाबेस आया है, नो सीक्वल आया है, या कोई भी स्पेसिफिक डाटा सोर्स आई है, मैं वहां से रीड करना चाहता हूँ, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा राइट डाटाबेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि हम दोनों ने इन दोनों को एक अलग अलग सोर्सेस कंसीडर कर चुके हैं, दोनों की लेयर्ड अलग हैं। तो हम इंडिपेंडेंटली किसी भी लेयर को हम स्केल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि हम रीड के टाइम के ऊपर कोई ऐसी डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि परफॉर्मेंस, रीड का परफॉर्मेंस अच्छा हो हमारा, जस्ट लाइक कैशे या NoDB, SQL या रेडिस या मोंगो। सिक्योर पैरेलल फॉर ऑपरेशंस, तो यहाँ पे भी एक फ़ायदा ये है कि हमारे पास डेडिकेटेड मॉडल्स हैं, तो पैरेलल ऑपरेशंस भी हम उस मॉडल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट के कंसीडरिंग कि ये कहीं हमारे पास डाटा लॉस ना कर दे पैरेलल ऑपरेशंस में, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम होती है हमारे पास। थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं, हम अबाउट इम्प्लीमेंटेशन देखने जा रहे हैं इसके। मीडिएटर पैटर्न है। मीडिएटर पैटर्न जो है वो बेसिकली एक नॉर्मल सा पैटर्न है। प्रॉब्लम है कि मल्टीपल सर्विसेज होती हैं हमारी, और मल्टीपल सर्विसेज जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं। हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर हम लोगों ने किया हुआ होता है कि मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, और वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी होती हैं कि हम बेसिकली हमें किसी, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ए से बात करनी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ए किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए मीडिएटर पैटर्न आता है, और वो ये कहता है कि बेसिकली मल्टीपल आपके पास सर्विसेज हैं, तो आप एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करो, बल्कि आप एक इन बिटवीन एक ऐसा मीडिएटर बना लो, या एक ऐसी सर्विस बना लो जो कि आपको बाकी कंपोनेंट से कम्युनिकेशन करके देगी। आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा कि आप फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ए है और आपको कंपोनेंट डी से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए या कंपोनेंट डी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी पड़ती।
बट एक एक जेनेरिक जो है बेसिकली एक मीडिएटर की क्लास होती है जो कि बाकी सारी सर्विसेज से आप बात करती है। तो जिस तरीके से एग्जांपल हम देख सकते हैं, कंपोनेंट ए है, बी है, सी है, डी है। ये हर एक कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है, इसको नहीं पता कि हम मेरे इसके अलावा और कितने कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों को, इन सबको जो पता है वो पता है कि मीडिएटर क्लास है, हमें इनसे बात करनी है। और ये हमें बेसिकली डाटा, हमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो ये ला के देगी। तो ये एक मीडिएटर की क्लास है नॉर्मली, और हम देख सकते हैं इसमें कंपोनेंट ए बी सी डी, और ये इसने सबकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखी है। तो जो मुझे जब भी कुछ चाहिए, वो चाहे किसी भी कंपोनेंट से हो, मैं मीडिएटर से कांटेक्ट करूंगा और मीडिएटर मुझे वो इंफॉर्मेशन ला के देगा। सेम है मीडिएटर पैटर्न कि मेरी सर्विस है, मैं पहले नॉर्मली हैंडलर वन से बात करता था, हैंडलर टू से बात करता था, हैंडलर थ्री से बात करता था। अब मैंने बीच में एक और लेयर ऐड कर ली मीडिएटर की, जो कि मुझे अब मेरी मेरी सर्विस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी कि कितने हैंडलर्स मौजूद हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितने एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। वो इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिएटर के पास होगी। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर कांटेक्ट करूंगा, मीडिएटर मुझे डाटा ला के देगा, या मैं मीडिएटर को डाटा दूंगा, या वो बाकी हैंडलर्स को पास करेगा। सो ये जिस तरीके से हमने मीडिएटर पैटर्न की बात करी, वो समहाउ जब हम सीक्यूआरएस में इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम कुछ इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि हमारी कमांड जो एपीआईज हैं, ये केपीआई, ये हमारे एपीआई का कंट्रोलर है। जब भी हमें बात करनी है, क्यूरी करनी है, या चाहे वो हमें कमांड करनी है, हम मीडिएटर को कहेंगे कि हमें कुछ इंसर्ट करना है या हमें ये परफॉर्म करना है। और जो भी कुछ चाहिए होता है उसके अगेंस्ट हमारे हैंडलर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल क्यूरी है तो वो क्यूरी के हैंडलर को भेज देगा मीडिएटर, अगर राइट करना है तो वो राइट के लिए भेज देगा मीडिएटर। हमें इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं होगी कि बेसिकली हमारे हैंडलर्स कौन कौन से होंगे, हमें किसको भेजना है। तो बेसिकली कंट्रोलर लेवल की बात करें तो हम कंट्रोलर लेवल पे रहते हुए हम मीडिएटर्स को ही जानते होंगे, और हम मीडिएटर से ही कांटेक्ट कर रहे होंगे। हमारे इन डिटेल एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी का हमें नहीं पता होगा। तो ये एक हमें हेल्प करती है मीडिएटर, जिसको हमने देखा कि मीडिएटर को हम यूज़ कहाँ पे करेंगे सीक्यूआरएस से। इसकी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। मीडिएटर आर डॉट नेट की एक लाइब्रेरी है जो कि सी क्यू आर एस को की इम्प्लीमेंटेशन और मीडिएटर पैटर्न को बेसिकली स्पेसिफिक यूज़ करने के लिए हमें मिली हुई है। ये लाइब्रेरी के लिए की कुछ दो कंपोनेंट्स हैं, रिक्वेस्ट और हैंडलर। रिक्वेस्ट वही चीज़ है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो फॉर एग्जांपल मुझे गेट ऑल कस्टमर्स, ये बेसिकली मेरी एक रिक्वेस्ट है। और हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो है वो बेसिकली उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कोई ना कोई हैंडलर होगा जहाँ पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी। तो ये भी कुछ बेसिक सी वो चीज़ें हैं कि आई रिक्वेस्ट के थ्रू मैं बेसिकली रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और आई रिक्वेस्ट हैंडलर को इम्प्लीमेंट करते हुए मैं बेसिकली उस रिक्वेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन अपने पास लिखता हूँ। कुछ इंस्टॉलेशन है ये, कुछ आप जब भी हम कुछ इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो हमें दो लाइब्रेरीज की लाजमी ज़रूरत है, मीडिएटर आर और मीडिएटर आर की डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए दो लाइब्रेरीज की ज़रूरत है। अ, इसकी सिंपल हैंडलिंग के लिए मैंने नीचे एक स्कोप कॉन्फ़िगरेशन की भी फाइल डाली हुई है, जिसके अंदर हमने मीडिएटर आर ऐड किया हुआ है, और साथ साथ हमने ये लिखा हुआ है कि गेट टाइप ऑफ। इसको अगर हम थोड़ा भी फिलहाल के लिए छोड़ दें तो हम ये देख सकते हैं कि हम बेसिकली इस पूरी की पूरी असेंबली को अपने पास बेसिकली मीडिएटर के पास ऐड कर रहे हैं, ताकि वो अपने पास वो सारी चीज़ें नोट कर ले कि कितने हैंडलर्स हमारे पास और कितनी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कितने हैंडलर्स मौजूद हैं। सेम एज इट इज मीडिएटर आर नोटिफिकेशंस के लिए भी हो सकती है। जिस तरीके से हमने प्रीवियस डायग्राम में एक चीज़ देखी हमने, मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं, ये वाली डायग्राम, तो ये समहाउ हमारी मिलती जुलती है इस वाली डायग्राम से, कि मैंने कॉलर नोटिफिकेशन, जब हम चाहते हैं कि हमारे जो डाटा सोर्स मल्टीपल हैं और हम चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मल्टीपल जगह चली जाए, तो हमारे मल्टीपल डाटा सोर्सेज जो है वो बेसिकली मीडिएटर आर से बेसिकली सब्सक्राइब हो जाते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं मीडिएटर आर को देता हूँ वो सारे के सारे हैंडलर्स के पास चली आती हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल है। इसी तरीके से मीडिएटर आर की पाइपलाइंस भी मौजूद होती हैं। पाइपलाइंस नॉर्मली क्या होती हैं, नॉर्मली जब हम भी कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमने जिस तरीके से बात की कि हम बात करते हैं मीडिएटर आर से और किसी और से भी नहीं करते, हम डायरेक्टली मीडिएटर आर से कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो होती है वो मीडिएटर आर की होती है।
तो अब होता क्या है कि जब भी हम मीडिएटर आर से बात करते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल हम एक चाहते हैं कि कुछ प्री प्रोसेसिंग हो, क्योंकि मीडिएटर आर इटसेल्फ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फॉर्मेशन डालने का या रीड करने का। तो मीडिएटर आर पे हम चाहते हैं कि हैंडलर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने से पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग हो, जस्ट लाइक कोई ऑथराइजेशन हो या कुछ इन्फॉर्मेशन की वैलिडेशन हो। वो हम एक प्रोसेसिंग हैंडलर भी लिख सकते हैं, और एक कुछ हैंडलिंग के बाद पोस्ट प्रोसेसर भी लिख सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम थोड़ा सा अब देख लेते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में किसी के कोई सवाल नहीं है, आप आगे बढ़े। सही है, अगर किसी का सवाल नहीं तो आ, मैंने स्क्रीन शेयर करी है वीएस की अपनी, तो आप लोगों को स्क्रीन आ रही है मेरी? शहबाज भाई, स्क्रीन आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आपकी स्क्रीन। हाँ, आ रही है, स्क्रीन आ आ रही गई। है। सही है। सो इसकी एक छोटी सी एक इम्प्लीमेंटेशन है। ऑफ कोर्स जिस तरीके से हमने डिस्कस किया कि CQRS जो है वो एक छोटी सी एप्लीकेशंस पे हम इस आर्किटेक्चर को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमने देखा कि इवेंट सोर्सिंग हम तब कब यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक हम तब यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। ये एक आर्किटेक्चर जो है वो माइक्रो सर्विसेज का एक आर्किटेक्चर है, जब हम एक ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो तब हम एक CQRS पैटर्न को और इवेंट सोर्सिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। बट ऑफ कोर्स क्योंकि एक एग्जांपल के लिए हम इतनी बड़ी एप्लीकेशन तो नहीं बना सकते, तो एक छोटी सी एक एग्जांपल मैंने बनाई है कार की। एक सिंपल सी एक फूड ऑपरेशन मैंने छोटा सा क्रिएट किया, जिसमें एक तो मेरा सोर्स सॉल्यूशन एक्सप्लोरर अगर आप देखें तो एक दो चीज़ें हैं मेरे पास, सर्विस और एक मेरी एक अलग एप्लीकेशन है। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक हमारी एक API का कंट्रोलर API की सर्विस है। सो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसकी डिपेंडेंसी देखूं, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने अभी बात करी थी, हमने दो मीडिएटर लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट किया था, और तो वो दो लाइब्रेरीज वो यहाँ यूज़ होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल दो प्रोजेक्ट्स हमारे, एक सर्विस का है और एक कंट्रोलर का है हमारा, API कंट्रोलर जो कि सर्विस से बात कर रहा होगा। तो सर्विसेज के अंदर हम बेसिकली मीडिएटर आर को इंस्टॉल कर लेंगे, और जो भी हमारी कोई फॉर एग्जांपल वेब API है, वहाँ पे हम बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए मीडिएटर आर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम बेसिकली उसकी असेंबली हम बेसिकली इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हम मल्टीपल तरीके होते हैं मीडिएटर आर के अंदर डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए। आप उस प्रोजेक्ट की किसी भी क्लास को उठाएं और उसकी लाइब्रेरी आप डाल दें यहाँ पे। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, बट मैंने कुछ ये किया है कि मैंने उस सर्विस का नाम यहाँ पे दे दिया है, ताकि उस जो सर्विस जहाँ पे भी है ना, उस सर्विस की असेंबली यहाँ पे उठकर आ जाए। तो इस तरीके से उसने पूरी की पूरी असेंबली को अपने पास लोड कर लिया मीडिएटर आर ने। सेम एज इट इज यहाँ पे ऊपर पाइपलाइंस हैं। ये पाइपलाइन वही है जो कि अभी हमने बात करी, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास हैंडलर इंफॉर्मेशन जाने से पहले पाइपलाइन से मूव होते हुए जाए। अ, ये ये वही हमारी स्ट्रक्चर है जो कि हमने अपना कमांड CQRS में हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल कमांड है तो कमांड के लिए हम अलग मॉड्यूल लिखेंगे और क्वेरी के लिए हम अलग लिखेंगे। सो बेसिकली अगर हम मैं बात करूं यहाँ पे रीड करने के लिए तो हमने दो चीज़ पढ़ी थी अभी वहाँ पे, कि एक रिक्वेस्ट होता है और एक हैंडलर होता है। सो बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट है। इसकी इन डिटेल हम बाद में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कि मीडिएटर आर की एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में कैसे हो सकती है। सो जस्ट फॉर दी अभी राइट नाउ एग्जांपल हमारी क्या है, कि ये एक बेसिकली हमने गेट ऑल क्यूरी, ये वो चीज़ है जो कि हमने क्यूरी करी है, कि ये एक कोई भी वेब API के थ्रू हम बेसिकली हम बताएंगे कि गेट ऑल क्यूरी। ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट, जो हमने देखा था कि आई रिक्वेस्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एक चीज़ होती है आई रिक्वेस्ट हैंडलर। ये दो चीज़ें होती हैं नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हमें इनपुट क्या चाहिए
फॉर एग्जांपल गेट ऑल इंफॉर्मेशन, गेट ऑल कार क्यूरी चाहिए इनपुट, और आउटपुट हम क्या दे रहे हैं, तो आउटपुट हम यहाँ पे कार का एक रिजल्ट दे रहे हैं, हम उसमें हमने इसको बताया। तो और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है आई रिक्वेस्ट हैंडलर की, अगर आप उसमें जाएं तो इसके पास इंटरफेस में और कुछ भी नहीं है बट एक हैंडल क्या फंक्शन रखा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन रख दी है कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो इसकी अगर हम अब कंट्रोलर पे आए, तो यहाँ पे हम कंट्रोलर में देखें तो हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ कंट्रोलर पे। जस्ट लाइक मैं बात कर रहा था मीडिएटर पैटर्न की, कि हम सिर्फ मीडिएटर से बात करते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हमने अपनी हमारे वैल्यूज के कंट्रोलर में आप देखें तो हमने कोई कोई और डिपेंडेंसीज इंजेक्ट नहीं करी बट मीडिएटर को। और हमने जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी मैंने बताई, ये क्यूरी है बेसिकली, आई क्यूरी, कि मुझे गेट ऑल कार क्यूरी चाहिए। और मुझे इस एट दैट टाइम इस जगह पे मुझे नहीं पता कि मीडिएटर कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके ला के दे रहा है, इसका हैंडलर कौन है। बट हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो मीडिएटर से हम बात कर रहे हैं गेट के उस टाइम पे। सेम एज इट इज पोस्ट के टाइम पे भी हम कुछ कर रहे हैं, तो वो हमने अपनी कमांड की एक अच्छा मॉडल हमने क्रिएट किया और वो हमने सेंड के टाइम पे दे दिया। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चली है कि हम किसी और सर्विसेज से हम डायरेक्टली इंगेज नहीं है, बट हम सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर से इंगेज करते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें हमें करके देता है। तो इसको एक चला के देख लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल को। सो अभी एक छोटी सी एग्जांपल थी, गेट की थी। और गेट में हम ये देखते हैं कि हमने क्या किया, किस तरीके से होते हुए जाएगा। मीडिएटर आर को मैंने बताया कि गेट ऑल क्यूरी चाहिए मुझे। सो अब हमने ये देखा कि ये सबसे पहले जो हमने अपना पाइपलाइन इंप्लीमेंट किया हुआ था, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये मैंने मीडिएटर आर के अंदर असेंबली ऐड करने से पहले मैंने अपना एक पाइपलाइन एक ऐड करी थी। इस पाइपलाइन का मकसद कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी एच टी टी पी कॉन्टेक्स्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल यूजर की इन्फॉर्मेशन उठानी है। मैंने एक कमेंट आउट किया हुआ है क्योंकि राइट नाउ हम कोई इसको क्लेम्स को यूज़ नहीं कर रहे, बट फॉर एग्जांपल हम कुछ इंसर्ट करें तो ऑफ कोर्स हम अपने मॉडल के अंदर नहीं बताएंगे कि यूज़र कौन है। तो हमने ये काम हम अपने सारे के सारे पाइपलाइन के अंदर कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने देखा कि भाई यूज़र कौन है और यूज़र की इंफॉर्मेशन वगैरह सेट करो, और उसके बाद मैंने उसको नेक्स्ट कर दी। इस नेक्स्ट का मतलब ये कि अब हैंडलर कॉल होगा। अब नेक्स्ट का मतलब ये कि नेक्स्ट हमारी पाइपलाइन के अंदर मौजूद क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोड के अंदर ये मल्टीपल पाइपलाइंस मौजूद होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे पाइपलाइन के ऊपर ज़्यादा सेम एज इट। अब हम देखें तो हैंडलर हमारे पास आ गया। हैंडलर को इसने रिक्वेस्ट भेजी। अब हमने रिक्वेस्ट बेसिकली कही थी गेट ऑल क्यूरी को, और उसके अगेंस्ट जो है बेसिकली हैंडलर सेट था। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये आई, और इसी तरीके से वापसी उसी हैंडलर के पास गई जिस तरीके से हम लोग आए थे। और नेक्स्ट होते हुए इसी तरीके से वो रिस्पांस हमारे पास कंट्रोलर तक पहुंचा, और वो हम इंफॉर्मेशन जो है इन दी एंड जो है वो बेसिकली हम रिटर्न कर रहे हैं। सो इस तरीके से एक एग्जांपल है ये। और इसी तरीके से हम कमांड की क्रिएट करते हुए करेंगे, तो हम या हम देख सकते हैं हम जब क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, एक नया इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। मुझे थोड़ा सा इधर चले आते हैं, यहाँ पे कमांड की बात करें हम, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट के अगर हम उसमें देखें कमांड रिक्वेस्ट के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेम है। इस मीन कि हम बेसिकली क्लाइंट साइड से सिर्फ नेम भिजवा रहे हैं, और यूज़र आईडी जो उठकर आ रही है वो बेसिकली हमने इसको हमारी इंफॉर्मेशन जो उठकर आ रही है वो यूज़र की आईडी ये आ रही है हमारे पाइपलाइंस के थ्रू। यहाँ पे हम बेसिकली आईडी सेव सेट कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हम बेसिकली मीडिएटर आर को यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम अपनी मोनोलिथ एप्लीकेशन को जो है वो CQRS बेस्ड
इवेंट सोर्सिंग अगर हम यूज़ करना चाहें, ये इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम जब CQRS यूज़ करें तो हमारा इवेंट सोर्सिंग को भी लास्ट में यूज़ करते हैं, बट ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ यूज़ होती हैं इस आर्किटेक्चर को। तो ये एक एग्जांपल थी। आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ लें। सवाल तो नहीं है, बस बाकी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो है ना, ये वाली प्रेजेंटेशन हमारी CQRS और जो इवेंट्स उसके ऊपर थी। तो इसका मकसद ये था कि माइक्रो सर्विस से पहले जो है ना, थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आ जाए कि माइक्रो सर्विसेज में क्या क्या पैटर्न काइंड ऑफ यूज होते हैं। तो इसलिए इसका मकसद था कि ना ये प्रेजेंटेशन उससे पहले हो जाए। बाकी कोई हाँ। सवाल पूछना चाहता है तो पूछ ले। नहीं, मेरे ख्याल में सबको काफ़ी अच्छा समझ आ गया है। और प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन जो है ना काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छी मुझे तो लगी। बाकी लोग भी अगर चाहें तो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। यार असद, मेरा एक सवाल है। हाँ। अ, अगर लेट से हमें कहीं पे है ना, एक हमारा हम एक एप्लीकेशन बनाइए और उसमें ना बहुत ज़्यादा हमारा लोड है, तो हम चाह रहे हैं कि उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस खड़े रखें। सही है। हम्म। अब मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए मतलब एक तो सॉल्यूशन ये है कि हम उसके रेप्लिकास बना के रखते हैं। सही है। लेकिन उसमें इशू ये है कि वो डिप्लॉयमेंट्स हमें हर जगह करनी पड़ेगी। तो क्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि उसको हम माइक्रो सर्विस बेस आर्किटेक्चर बना के रखें, ताकि हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट सर्वर्स पे हों और हमारे सिस्टम्स पे लोड नहीं आए। तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है? मेरा ख्याल है कि ये अच्छा इसका जवाब अगर को एक माइक्रो सर्विसेज पे किसकी जिसकी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है थी वो देता तो बहुत बेहतर था। बट मेरा अपनी वो है कि राय ये है कि हम माइक्रो सर्विस हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हमें एक ही एप्लीकेशन को मुख्तलिफ पीसेस में हमें तोड़ना होता है। तो हम बेसिकली कुछ ये नहीं कर रहे होते हम कि मतलब माइक्रो सर्विसेज की जो मल्टीपल सर्विसेज हैं उसके अंदर हम एक ही चीज को मल्टीपल इंस्टेंसेस पे चला रहे होते हैं। तो आई थिंक ये मतलब हम इसको माइक्रो सर्विसेज के थ्रू नहीं कर सकते। ऑल्दो हम ये कर सकते हैं कि हम एक ही एप्लीकेशन को हम एक ब्रेक डाउन कर दें। हम सबसे पहले ये स्पेसिफाई करेंगे जो हमारा लोड आ रहा है वो आ कहाँ पे रहा है। तो हम उस बेसिकली लोड को बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं दो हाँ, सर्विसेज के बेसिकली अंदर। ये जो मैं बता रहा हूँ बेसिकली है ये लोड डिवाइड करने के लिए। सही है। हम्म। तो मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि मतलब क्या हम लोग इसको माइक्रो सर्विसेज के थ्रू भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हम एक चीज़ को 5 जगह पे करें बनस्बत हम उस पे पीसेस बना के उन पांचों को अलग अलग जगह पे रखते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। बट सही। अगेन वो एक बात आती है कि मतलब हम एक सर्विस के ही एक हम मतलब 5 बार या 6 बार इंस्टेंस ही क्रिएट कर रहे होंगे, बट वो सर्विस डिफरेंट टेक नहीं कर रही होगी डिफरेंट सर्विसेज में। तो हाँ, हम कर सकते हैं किसी तरीके से इसको। सही सही। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कस्टमर की उसमें एक सर्विस हो जाती है और एक प्रोडक्ट की सर्विस सेपरेट हो जाती है माइक्रो सर्विस में, तो जो कस्टमर की सर्विस होगी उसमें फर्दर डाउन द लाइन जो है हम अगर ये CQRS और ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर एक जो है पाइपलाइन हमें ले जाके जो है सिर्फ इनपुट करवा रही होगी, मतलब बेसिकली मैनिपुलेशन करा रही होगी, और एक सिर्फ रीड करा रही होगी। फिर एज प्रोडक्ट में अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो प्रोडक्ट की म्यूटेशंस की एक अलग ये सर्विस हो जाएगी, मतलब उसके अंदर जो पाइपलाइन के थ्रू कॉलिंग होगी और प्रोडक्ट को गेट करने के लिए अलग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस तरह ये इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक पॉसिबल अ, है तो मत बेसिकली आपका मतलब ये कि बेसिकली हम एक CQRS हम इम्प्लीमेंट करेंगे और स्पेसिफिक CQRS हर की अगर फीचर कोई के लिए। सर्विस है तो उसके अंदर भी हम बेसिकली CQRS करेंगे। हाँ, मतलब अगर हमने सर्विस अलग कर दी, प्रोडक्ट की अलग कर दी और कंज्यूमर की अलग कर दी ना, तो अब हम्म। अब सिर्फ अगर कंज्यूमर की हमारा काम है, कंज्यूमर की कॉल है, तो कंज्यूमर की कॉल आएगी कंट्रोलर पे और फर्दर मोर ब्रेक डाउन हो जाएगी कि भाई वो अगर रीड रीड वाली कॉल है तो रीड वाली मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और राइट वाली है तो राइट की तरफ मतलब फर्दर सेपरेट हो जाएगा। हाँ। हाँ, ऑफ कोर्स हम ये काम कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने लेयर्ड को सेपरेट करके हम लोगों ने ये चीज़ अचीव कर ली कि दोनों इंडिपेंडेंट हो गई।
तो हम किसी भी लेयर के ऊपर किसी भी तरीके का हम आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल हम CQRS ही मजीद लगा दें किसी एक लेयर के ऊपर, तो वो हमारी दूसरी लेयर्स के ऊपर इफेक्ट भी नहीं करेगा, तो हम ये काम कर सकते हैं। फीचर भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिर उसकी रीड और राइट दोनों वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सही, ठीक, तो ऑफ थैंक यू। कोर्स ये क्योंकि, थैंक यू, ये क्योंकि एग्जांपल हम बेसिकली तभी हमें अच्छा समझ आएगा जब हम एक रियल वर्ल्ड कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखें जिसके अंदर वाकई में नीड हो कि माइक्रो सर्विस की नीड हो, और CQRS की एक प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो रही हो, और इवेंट सोर्सिंग की भी नीड पड़ रही हो। तो क्योंकि अभी हमने जो एक एग्जांपल देखी है, वो छोटी सी एग्जांपल देखी है, तो इस पे हम ये अच्छे तरीके से अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कर पा रहे होंगे शायद, कि हम इन्वेंट सोर्सिंग को यूज़ क्यों कर रहे हैं या CQRS को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। बट ये ऑफ कोर्स एक जब एक मोनोलिथ एप्लीकेशन को हम देखेंगे तो वहाँ ये प्रॉब्लम सारी की सारी हमारे पास हमें मिलती हैं। ठीक है, अगर वैसे आप लोग को शौक है माइक्रो सर्विसेज का कुछ सेशन वगैरह देखने का, तो यूट्यूब पे जो है ना नेटफ्लिक्स की एक केस स्टडी पड़ी हुई है। तो वो 1 घंटे की, लेकिन काफ़ी उसमें उसने डिटेल में कवर किया है कि पहले कैसे थी नेटफ्लिक्स, और बाद में उसको चेंज क्यों किया और कैसे किया और कितना लंबा प्रोसेस था उसका। तो वो काफ़ी अच्छी है, चाहे तो आप लोग देखें उसको। किसी के कोई और सवाल? नहीं तो फिर सेशन ख़त्म करते हैं। असद, थैंक यू, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और थोड़ी सी जो है ना लंबी हो गई, लेकिन अच्छा था काफ़ी। चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।